नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रीतिकाल से संबंधित आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे जो बहुविकल्पीय होंगे। देखिए, रीतिकालीन साहित्य से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ही हमारा अंतिम भाग होगा। ये भाग नंबर 13 है। 12 भाग हो चुके हैं। उन सभी भागों को आप चैनल की प्लेलिस्ट जो रीतिकाल नाम से वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हर वीडियो के अंत में पहले भाग का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप पीछे के भाग को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि इन प्रश्नों को आप हार्ड कॉपी के रूप में, पुस्तक के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए पुस्तक भी उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। लेखिका का नाम है उर्मिला। आपको पता है, मैंने आपके लिए ये बहुत ही अच्छी पुस्तक तैयार की है जो हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ज़्यादा जानकारी अपने अंदर समेटे हुए है। मैं यही चाहूँगी कि आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें। पुस्तक को देखने मात्र से आपको पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी है और कितना ज़्यादा सिलेबस हिंदी साहित्य से संबंधित, कितनी ज़्यादा सामग्री यहाँ पे इस पुस्तक में उपलब्ध है। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 82, कालक्रम निर्धारित कीजिए। कवि हैं, उनका कालक्रम बताना है। भिखारी दास, केशवदास, देव, पद्माकर, ये कवि हैं। इनका कालक्रम क्या है ये हमें बताना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह के प्रश्नों की श्रृंखलाएं लेकर आती रहूँ, आपका ज्ञानवर्धन करती रहूँ। अतः आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें यदि चैनल पर नए हैं तो। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दें। देखिए, भिखारी दास, इनका जन्म 1721 में हुआ था। कब हुआ था भिखारी दास जी का जन्म? 1721। ठीक है। फिर केशवदास, केशवदास जी का जन्म हुआ था 1617 में। देव, इनका जन्म 1673 में। पद्माकर 1753 में। ठीक है। इस प्रकार जो कालक्रम के अनुसार इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? सबसे पहले कौन आएगा? 1617 यानी कि केशवदास। फिर आएंगे 1721, देखते हैं कौन सा सही क्रम होता है। 1721 से पहले आएगा 1673, फिर आएगा 1721 और फिर 1753। 1617 किसका जन्म है? केशवदास का। फिर 1673 ये है देव का जन्म हुआ था इस समय। और उसके बाद है 1721 भिखारी दास और फिर पद्माकर 1753। ठीक है। इस प्रकार कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर ख सही होगा, केशवदास। फिर से सुनिए, 1617, देव 1673, भिखारी दास 1721 और पद्माकर 1715। ख विकल्प इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आता है, अमिये हलाहल भेद भरे सेत श्याम रत्नार, दियत भरत झुकी सुकी परत जे ही चितवत एक बार। ये पंक्ति किसकी है ये बताना है। रसलीन की है या बिहारी की है या बोधा की है या रसनिधि की है? देखिए, ये पंक्ति रसलीन की है। किसकी है? रसलीन की। बहुत बार ये पंक्ति परीक्षा में आ चुकी है कि किसकी है पंक्ति। अमिये हलाहल भेद भरे सेत श्याम रत्नार, दियत भरत झुकी सुकी परत जे ही चितवत एक बार। ये पंक्ति किसकी है? रसलीन की। ठीक है। अगला प्रश्न आता है,
सुमेलित करना है, मिलान करना है। एक तरफ रचयिता है, दूसरी तरफ रचना है। यहाँ कौन सी रचना किसकी ये बताना है। रचयिता है पुहकर कवि कर्नेश, रहीम, जसवंत सिंह। रचनाएं हैं रहीम सतसई, भाषा भूषण, रत्न और कर्णाभरण। देखिए पुहकर कवि, इनकी जो रचना है वो है रस रत्न। पुहकर की कौन सी रचना है, रस रत्न। कर्नेश, इसके बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है। कर्नेश किसकी है, कर्णाभरण। कर्नेश की कौन सी रचना है, कर्णाभरण। फिर रहीम, रहीम की है रहीम सतसई, जसवंत सिंह, भाषा भूषण। ठीक है, ये मिलान हो गया है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं ताकि आगे आपको परेशानी ना हो। अगला प्रश्न है, यहाँ भी मिलान करना है। रचयिता है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। देखते हैं कौन सी रचना किसकी है। मुबारक, श्रीधर, बनारसी दास जैन, मतीराम। रचनाएं हैं जंगनामा, तिलक शतक, छंदसार और नाममाला। मुबारक कवि, इनकी रचना कौन सी है। मुबारक, इनकी रचना है तिलक शतक। श्रीधर, इनकी ये प्रसिद्ध रचना है जंगनामा। बनारसी दास जैन, इनकी रचना है नाममाला। मतीराम, इनकी रचना का नाम है छंदसार। ये मिलान हो गया है, अच्छे से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 86। यहाँ भी मिलान करना है। सभी रचनाएं रीतिकालीन कवि वृंद जी की है। किसकी है, ये सभी रचनाएं वृंद कवि की हैं। ठीक है, कौन सी रचना कब लिखी थी हमें ये बताना है, और इनमें क्या है ये भी देखते हैं। नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई, ये इनकी रचनाएं हैं। सबसे पहले मैं इनके विषय में बताना चाहूंगी कि नयन पचीसी में क्या है। नयन पचीसी, इसमें वृंद कवि ने नेत्रों के महत्व का चित्रण किया है। जो इनके बारे में बातें मैं बता रही हूँ उनको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि नयन पचीसी में वृंद कवि ने नेत्रों के महत्व का वर्णन किया है, जो इन्होंने कब लिखी थी, 1686 में लिखी थी। कब लिखी थी, 1686 में। फिर पवन पचीसी, पवन पचीसी में क्या है कि षड ऋतु वर्णन है। वृंद जी ने यहाँ बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इन 6 ऋतुओं का वर्णन पवन पचीसी में किया है। और पवन पचीसी का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1691 है। कब है, 1691। फिर श्रृंगार शिक्षा, इसमें नायिका भेद के आधार पर आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिका का चित्रण किया। आभूषण और श्रृंगार के साथ नायिकाओं का चित्रण किया है श्रृंगार शिक्षा में, और इसका प्रकाशन वर्ष 1691 में है। कब है, 1691। यमक सतसई, यमक सतसई में वृंद कवि ने विविध प्रकार से यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। ठीक है, और इसमें यमक सतसई में 715 छंद है। कितने छंद है, 715। कितने हैं, 715 छंद है। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1706 ईस्वी। ठीक, आगे चलते हैं। रीतिबद्ध काव्यों में घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि, क्यों भिन्न है, उनका प्रेम भिन्न और रीतिकालीन कवियों से भिन्न है, क्यों है ये बताना है। वह सुजान से प्रेम करते थे, सुजान उनकी प्रेमिका का नाम था। वह मासल है, वह स्वानुभूत और रीतिमुक्त है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है। देखिए, जो रीतिकालीन कवि घनानंद है उनका जो प्रेम है वो स्वानुभूत है और रीतिमुक्त है, इसलिए वो बाकी के रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। क्या है, रीतिमुक्त और स्वानुभूत है उनका प्रेम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है, रचनाएं हैं और उनके लेखक हैं। सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, नागरीदास, महाराजा विश्वनाथ सिंह। इश्क चमन, आनंद रघुनंदन, वृत्त विचार, जंजीरा बंद। सुखदेव मिश्र, इनकी रचना है वृत्त विचार।
ठीक है। कालिदास त्रिवेदी, इनकी रचना का नाम है जंजीरा बंद। नागरीदास इश्क चमन, और महाराजा विश्वनाथ ये आनंद रघुनंदन। ठीक है, ये इनकी रचनाएं और उनका मिलान है। रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से प्रारंभ मानी जाती है? रीतिकाल की अविरल परंपरा किस कवि से आरंभ मानी जाती है? कवि हैं चिंतामणि, केशवदास, मतिराम, भूषण। और सही उत्तर होगा, क्या होगा? चिंतामणि। रीतिकाल की अविरल परंपरा चिंतामणि से आरंभ मानी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना तोष कवि की नहीं है? सुधा निधि, विनय शतक, नखशिख, रसभूषण। देखिए, तोष की जो रचना है वो नहीं है, ये बताना है। सुधा निधि है, ये उनकी रचना है। विनय शतक ये भी है। नखशिख वर्णन, ये नखशिख ये भी है उनकी। रसभूषण उनकी रचना नहीं है। अभी किसकी रचना है रसभूषण? ये याकूब खान की है। याकूब खां की है। याकूब खां की रचना है रसभूषण। ठीक है, आगे देखते हैं। लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ये किस कवि की पंक्ति है? घनानंद सेनापति आलम बोधा। ये पंक्ति भी परीक्षा में आ चुकी है और ये घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, लोग है कि लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, घनानंद। अगला प्रश्न है, आप की न चाहिए ताकि बाप को न चाहिए, पंक्ति किसकी है? ठाकुर, सेनापति, बोधा, देव। आप की न चाहिए ताकि बाप को न चाहिए, ये पंक्ति है बोधा की। किसकी है? बोधा की ये पंक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पतिराम या मनीराम किस कवि का अन्य नाम था? किस कवि को पतिराम या मनीराम भी कहते थे? चिंतामणि को कहते थे, या मतिराम को, या भूषण को, या फिर देव को? देखिए, पतिराम या मनीराम चिंतामणि के अन्य नाम थे। चिंतामणि को ही पतिराम या मनीराम कहते थे। नखशिख वर्णन परंपरा का प्रवर्तक किस कवि को माना जाता है? चिंतामणि, केशवदास, घनानंद, भिखारीदास। नखशिख वर्णन परंपरा का प्रवर्तक चिंतामणि को माना जाता है। किसको माना जाता है? चिंतामणि को। आलम के समकालीन बादशाह कौन थे? किसके यहाँ आलम ने किसके यहाँ दरबार में आलम ने कार्य किया था, या कि उसके समकालीन बादशाह कौन थे? शाहजहां, अकबर, हुमायूं या मुअज्जम? देखिए, आलम के समकालीन जो बादशाह थे वो मुअज्जम थे। मुअज्जम औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, ये आलम के समकालीन थे। नरोत्तम की विख्यात रचना कौन सी है? सुदामा चरित है, या नखशिख है, या कवित रत्नाकर है, या सुजान चरित है? नरोत्तम की जो विख्यात रचना है उसका नाम है सुदामा चरित। क्या नाम है? सुदामा चरित। ये अवधी भाषा में है और संवत 1605 में नरोत्तम ने इसे लिखा था, और इसमें श्री कृष्ण के मित्र सुदामा की कथा का वर्णन है। आगे है, रीतिकालीन काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला था? 4 शताब्दियों तक, या 1 शताब्दी तक, या 300 शताब्दियों तक थी, या फिर 2 शताब्दियों तक? देखिए, रीतिकाल जो है वो 2 शताब्दियों तक चला था। 2 शताब्दियों तक, यानी कि 200 वर्षों तक। ठीक है, ये संवत 1700 से संवत 1900 ईस्वी तक। ठीक है, रीतिकाल का समय रहा है। संवत 1700 से संवत 1900 तक रीतिकाल का समय रहा है। अगला प्रश्न आता है, रीतिकाल की रचनाओं की विशेषता क्या है?
क्या था रीतिकाल में, क्या खास बात थी? रस अलंकार वर्णन था, या नायिका भेद था, या नक्षिक वर्णन था, या षड ऋतु वर्णन था, या फिर सभी था? देखिए, रीतिकाल में रस अलंकार इनका वर्णन भी हुआ है, नायिका भेद नक्षिक वर्णन भी हुआ है, षड ऋतु वर्णन भी हुआ है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? ये सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य का रीतिकालीन युग मोटे तौर पर कब तक माना जाता है? यानी कि किसके समय में था, किस बादशाह के समय में था रीतिकाल? जहांगीर से बहादुर शाह तक, जहांगीर से औरंगजेब तक, या शाहजहां से बहादुर शाह तक, या बाबर से अकबर तक? देखिए, रीतिकाल बादशाह शाहजहां से बहादुर शाह तक, शाहजहां के काल से लेकर बहादुर शाह तक के काल तक मोटे तौर पर रीतिकाल कालीन समय माना जाता है। रीतिकाल का जो युग है, रीतिकालीन युग है, वो कब से कब तक था? बादशाह शाहजहां के समय से बहादुर शाह के समय तक। आगे है, किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है? जितने दानवीर कर्ण थे, उतने ही इनमें से एक रीतिकालीन कवि हैं। वो रीतिकालीन कवि कौन है जो जिसकी दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है? वो रहीम है, या देव है, या भूषण है, या फिर बिहारी है? और मैं बताना चाहूंगी, इस प्रश्न का उत्तर होगा, कौन सा होगा? रहीम। रहीम जी की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है। रीतिकालीन कवियों ने मुख्यतः किस छंद में काव्य रचना की है? दोहा, चौपाई, कवित, सवैया, या फिर कवित में? देखिए, रीतिकालीन कवियों ने मुख्यतः कवित और सवैया छंद में काव्य रचना की है। कौन से? कवित और सवैया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बेनी कवि किस प्रकार की रचनाओं के लिए विख्यात है? नीति संबंधी, या व्यंग्य, या फिर भक्ति, या फिर वैराग्य? बेनी कवि व्यंग्य रचनाओं के लिए विख्यात है। किसके लिए विख्यात है? व्यंग्यात्मक रचनाओं के लिए विख्यात है। कवि गिरिधर की प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है गिरिधर की? सूक्तियां प्रसिद्ध है, या फिर सत्सई प्रसिद्ध है, या फिर कुंडलियां प्रसिद्ध है, या फिर अन्योक्तियां प्रसिद्ध है? गिरिधर कविराय की क्या प्रसिद्ध है? कुंडलियां प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है, रीतिकालीन कवियों ने नारी के केवल एक ही रूप का अंकन किया है, और वह क्या था? शक्ति रूप का, नायिका रूप, माता रूप, देवी रूप? रीतिकालीन कवियों ने नारी के केवल नायिका रूप का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? नायिका रूप का, प्रेमिका रूप का वर्णन किया है। सीतायन के रचयिता कौन है? सीतायन बिहारी, रामप्रिय शरण, या चिंतामणि, या फिर मधुसूदन दास? सीतायन, इसकी रचयिता है रामप्रिय शरण। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी, प्रबोध 50, सभी रचनाएं पद्माकर की है, और उनका जो श्रेष्ठ ग्रंथ है वो पद्माभरण है। कौन सा है? पद्माभरण। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ है, और इसमें 356 छंद हैं। कितने छंद है? 356। और ये 1810 में लिखा था पद्माकर जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकत है, ये किसकी पंक्तियां हैं? मतीराम, देव सेनापति, या फिर पद्माकर की? फिर से सुनिए, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में कलित कलीन किलकत है, ये पंक्तियां पद्माकर की हैं। किसकी है? पद्माकर की है। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि भूषण किस काल के कवि? रीतिकाल के कवि हैं। और रीतिकाल में कौन सी भाषा का चरम उत्कर्ष था? ज्यादातर भाषा, किस भाषा में साहित्य लिखा गया था, वही इसका उत्तर होगा। तो कौन सा है? ब्रज भाषा। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा। इनके धोए क्या हैं? रस के छोटे छोटे छिट्टे हैं। ये कथन किसका है?
डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, आचार्य शुक्ल या फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी। इनके दोहे क्या है, रस के छोटे छोटे छिट्टे, ये कथन आचार्य शुक्ल का है और ग्रहानंद के विषय में है। ठीक है। अगला, काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था? काली पहाड़ी नामक ग्राम किस कवि को जागीर के रूप में दिया गया था, ये बताना है। और इसका सही उत्तर होगा बिहारी। क्या है? बिहारी। बिहारी कवि को काली पहाड़ी नामक गांव जागीर के रूप में दिया गया था। पद्माभरण का रचना काल क्या है? ये पहले मैंने आपको बता चुकी। पद्माभरण पद्माकर जी का ग्रंथ है और इसका रचना काल क्या अभी भी बताया था। आप बताइए, इंतजार कर रही हूं मैं। कौन सा विकल्प सही है? गए 1820? नहीं, इसका सही विकल्प है ख 1810 ईस्वी में। पद्मावरण 1810 ईस्वी में पद्माकर जी ने लिखा था। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। कैसा है? अलंकार निरूपण ग्रंथ। रीतिकाल से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त होती है। आगे हम किसी अन्य विषय से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे, तब तक आप बने रहिए। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, यदि आप इन प्रश्नों को प्राप्त करना चाहते हैं पुस्तक के रूप में तो पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9873930334। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।